हेलो दोस्तों, देखिए आज का जो अपना टॉपिक है वह है बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 4। यानी कि हम आपको 3 वीडियो बायोटेक्नोलॉजी के पहले हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 4। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका प्लांट टिश्यू कल्चर पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसका जो आपका एक टॉपिक बचा है उसका नाम है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। देखिए प्रोटो प्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर में क्या होता है, सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए कि प्रोटोप्लास्ट होता क्या है। सबसे पहले आप एक चीज समझिए प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। देखिए प्रोटोप्लाज्म आपने सुना होगा, क्लोरोप्लास्ट सुना होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर बात है प्रोटोप्लास्ट की। ध्यान देना, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है सेल विदाउट विदाउट सेल वॉल। ठीक है, मीन्स ऐसी कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ऐसी कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति रहित कोशिका। ठीक है, यानी कि वह कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। अब इसी प्रोटोप्लास्ट का कल्चर करना या इसका संवर्धन करना कह लें या ग्रो करना कह लें, वही आपका प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहलाता है। अब देखिए प्रोटोप्लास्ट शब्द प्रोटोप्लास्ट शब्द सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेंस्टीन। ठीक है, हिंदी में अभी लिख दे रहे हैं। हेंस्टीन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने पहली बार 1880 में प्रोटोप्लास्ट शब्द का प्रयोग किया था। मीन्स जो आपके वैज्ञानिक थे हेंस्टीन नामक वैज्ञानिक, इन्होंने 1880 में प्रोटोप्लास्ट शब्द का प्रयोग किया था। प्रोटोप्लास्ट शब्द का प्रयोग यदि आपसे पूछा जाए तो सर्वप्रथम हेंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सन 1880 में किया था। कब किया था? सन 1880 में किया था। अब देखिए इसके बाद प्रोटोप्लास्ट कल्चर को करने के लिए 3 चरण या 3 स्टेजेस आती हैं। प्रोटोप्लास्ट कल्चर को करने के लिए जब हम प्रोटोप्लास्ट का कल्चर करते हैं तो वहां पर 3 स्टेजेस आती हैं। एक तो होता है आइसोलेशन, एक होती है आपकी आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। मीन्स पहले तो हम प्रोटोप्लास्ट को अलग करते हैं, आइसोलेट करते हैं। उसके बाद दूसरा आता है कल्चर कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट, और नंबर तीसरा आता है रीजनरेशन रीजनरेशन ऑफ प्लांटलेट्स। ठीक है, तो देखिए आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, दूसरा कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट, और तीसरा जो है वह आता है रीजनरेशन ऑफ प्लांटलेट्स। यहाँ पर हमें तीसरे चरण में प्लांटलेट्स प्राप्त हो जाते हैं। तो ये 3 चरण आपके मुख्यतः हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि जो आपके प्रोटोप्लास्ट कल्चर होता है उसमें कौन कौन से चरण होते हैं। उसके अलावा यदि दे दिया जाए कि सिर्फ इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट यह किस कल्चर का आपका किस कल्चर का आपका चरण है या किस कल्चर की आपकी स्टेज है, तो वह आपकी प्रोटोप्लास्ट कल्चर के अंतर्गत आने वाला एक चरण है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट को हम 2 प्रकार से करते हैं। मीन्स जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसको हम आइसोलेट 2 प्रकार से करते हैं। 2 प्रकार में आपका देखिए आइसोलेशन आइसोलेशन करने में एक तो आता है आपका मैकेनिकल मेथड, और दूसरा आता है आपका एंजाइमेटिक मेथड। और मोस्टली यूज हम जो है आपका सबसे ज्यादा प्रयोग हम एंजाइमेटिक मेथड का ही करते हैं। मीन्स एंजाइम का प्रयोग करके हम आइसोलेट करते हैं किसको? प्रोटोप्लास्ट को। तो यदि पूछा जाए कि प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन करने के लिए हम सब सामान्यतः या ज्यादातर किसका प्रयोग करते हैं, तो एंजाइमेटिक मेथड का प्रयोग करते हैं या फिर एंजाइम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए, ये बात हो गई आपकी प्रोटोप्लास्ट कल्चर की। इसी के अंतर्गत कई टर्म जैसे आते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, छोटा सा एक टर्म है, आपने नाम सुना होगा सोमैटिक हाइब्रिड्स।
या कहें सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो देखिए होता है सोमेटिक हाइब्रिड्स। समझिए, सोमेटिक हाइब्रिड्स जो है यह क्या होता है कि जब हम किन्हीं दो विभिन्न पादप स्पीसीज कह लें या किस्म कह लें, ठीक है, उनके बीच में जब हम किन्हीं दो पादप स्पीसीजों के प्रोटोप्लास्ट के अंतर्गत जब हम फ्यूजन करवाते हैं तो हमें सोमेटिक हाइब्रिड्स प्राप्त होते हैं। और यही प्रोसेस आपकी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। जैसे माना कि हमने कोई एक ट्रिटिकम एस्टिवम का माना, मतलब फॉर एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, पहले परिभाषा तो ये होगी उनकी कि दो विभिन्न पादप स्पीसीज या किस्म के से प्राप्त प्रोटोप्लास्ट के बीच में जब हम फ्यूजन करवाते हैं तो हमें सोमेटिक हाइब्रिड्स प्राप्त होते हैं। और सोमेटिक हाइब्रिड्स प्राप्त होने की क्रिया को ही हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो देखिए ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, एक आपका ट्रिटिकम एस्टिवम और दूसरी आपकी ट्रिटिकम ड्यूरम। माना कि हमने ट्रिटिकम ड्यूरम को ले लिया, मींस ये दो अलग अलग स्पीसीज हैं। ठीक है, देखिए दो अलग अलग स्पीसीज है, ये एस्टिवम है और दूसरी आपकी ड्यूरम है, दूसरी आपकी ड्यूरम है। ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम ड्यूरम के बीच में जब हमने इनसे प्राप्त हमें प्रोटोप्लास्ट, इसके प्रोटोप्लास्ट और ड्यूरम के प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, इन दोनों के प्रोटोप्लास्ट के बीच में जब हमने फ्यूजन करवाया तो हमें क्या प्राप्त होगा? सोमेटिक हाइब्रिड्स। क्या प्राप्त होगा? सोमेटिक हाइब्रिड्स प्राप्त होंगे। ठीक है, और सोमेटिक हाइब्रिड्स प्राप्त होने की प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज ए, यही प्रोसेस आपकी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। ठीक है, देखिए समझिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा जाएगा कि जैसे सोमेटिक हाइब्रिड्स है, सोमेटिक हाइब्रिड्स के हाइब्रिडाइजेशन में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो दो अलग अलग जाति या दो अलग अलग किस्मों के प्रोटोप्लास्ट का प्रयोग करते हैं। दो अलग अलग जाति या दो अलग अलग किस्मों या स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट के बीच में हम फ्यूजन करवाते हैं तो हमें सोमेटिक हाइब्रिड्स प्राप्त होता है। और सोमेटिक हाइब्रिड्स जब प्राप्त होता है तो उसके बाद यही प्रोसेस आपकी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। ठीक है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। उसके बाद देखिए सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में आपके चार चरण होते हैं। आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। देखिए इसके लिए हम यहां पर लिख देते हैं, यहां पर, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। नंबर दूसरी आती है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, और नंबर 3 पर आता है सिलेक्शन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड्स, सिलेक्शन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड्स। ठीक है, और नंबर 4 पर आता है रीजेनरेशन ऑफ प्लांटलेट्स, रीजेनरेशन ऑफ प्लांटलेट्स। ठीक है, तो ये चार चरण होते हैं आपके सोमेटिक हाइब्रिड्स को प्राप्त करने में। आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, पहले हम इन दोनों स्पीसीजों से हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करेंगे, उसके बाद फिर फ्यूजन करवाएंगे। फ्यूजन हमने करवा दिया, फ्यूजन करवाने के बाद हमें सोमेटिक हाइब्रिड प्राप्त हो गया। और सोमेटिक हाइब्रिड के बाद जब हमें सोमेटिक हाइब्रिड प्राप्त हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे? रीजनरेशन ऑफ प्लांटलेट्स, प्लांटलेट्स जो हमें प्राप्त होते हैं उनसे हमें रीजनरेशन करवाएंगे। ठीक है, तब जो है आपका सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होता है। ये चीज आपकी चार चरण आते हैं। अब देखिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट मींस प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन के लिए हम किस केमिकल का प्रयोग करते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन के लिए हम किस केमिकल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन के लिए देखिए पहले प्रोटोप्लास्ट को हमने अलग किया और अलग करने के बाद फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अब देखिए फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट का मतलब है कि जब हमने प्रोटोप्लास्ट को अलग किया, अलग करने के बाद हम उसको फ्यूजन करवाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम फ्यूजन करवाएंगे तो वहां पर हमें एक केमिकल की आवश्यकता होती है जिसका नाम होता है पीईजी। पीईजी का पूरा नाम क्या होता है?
पीईजी का पूरा नाम होता है पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, ये जो है आपका इसका पीईजी का पूरा नाम होता है पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। पीईजी का पूरा नाम होता है, इसी केमिकल का प्रयोग हम फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट में करते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट मींस प्रोटोप्लास्ट को मिलवाने के लिए, फ्यूजन करवाने के लिए हम पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जब फ्यूजन हो जाता है तो उसके बाद हम डिस्टिल वाटर से इसको हम साफ कर देते हैं, बिकॉज उसके वहां पर कुछ क्रिस्टल लगे रहते हैं पीईजी के, तो उनको हम अच्छी तरीके से शुद्ध अशुद्ध जल से हम साफ करते हैं प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन होने के बाद। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि सोमैटिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और उसमें कितने चरण होते हैं। और उसमें चरण एक होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, उसको करवाने के लिए हमें किस केमिकल की आवश्यकता होती है, तो वहां पर जो है आपके पीईजी नामक केमिकल की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए सोमैटिक हाइब्रिड्स का यूज क्या होता है। इसका यूज ये होता है कि जहां पर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव नहीं होता है, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव नहीं होता है, वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना संभव नहीं होता है, वहां पर हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक चीज आती है, एक टर्म आता है जिसका नाम है साइब्रिड्स। आपने सुना होगा साइब्रिड कहलाए या साइब्रिडाइजेशन। देखिए एक टर्म आता है साइब्रिडाइजेशन। देखिए साइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, बात वही है जो हमने सोमैटिक हाइब्रिड्स में बताई थी, लेकिन अंतर सिर्फ एक चीज का है यहाँ पर। देखिए क्या है, सोमैटिक हाइब्रिड्स में हमने आपको बताया कि दो विभिन्न पादप स्पीसीजों के प्रोटोप्लास्ट के बीच में जब हम फ्यूजन करवाते हैं तो वहां पर सोमैटिक हाइब्रिड्स प्राप्त होते हैं और इसी प्रोसेस को हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाते हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि दो पादप स्पीसीज जैसे एक ट्रिटिकम एस्टिवम और दूसरी ट्रिटिकम ड्यूरम मान लो या ट्रिटिकम डाइकोकम मान लो, मतलब कुछ भी मान लो, स्पीसीज अलग अलग होनी चाहिए। दो विभिन्न पादप स्पीसीज के में से किसी एक का प्रोटोप्लास्ट और किसी दूसरे का साइटोप्लास्ट। देखिए अब एक टर्म नया आया, साइटोप्लास्ट। साइटोप्लास्ट क्या होता है, साइटोप्लास्ट क्या होता है, ऐसी कोशिका, सेल विदाउट न्यूक्लियर। ठीक है, तो ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है साइटोप्लास्ट कहलाती है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है साइटोप्लास्ट कहलाती है। तो देखिए यहां पर हमने किसी कोशिका को लिया, किसी कोशिका या किसी स्पीसीज को पहले हमने लिया, उससे हमने क्या करे, उससे हमने जैसे माना कि हमने ट्रिटिकम एस्टिवम को लिया और ट्रिटिकम एस्टिवम के बाद हमने दूसरी ली ट्रिटिकम ड्यूरम मान लो, चलो ठीक है, ट्रिटिकम ड्यूरम। इसका तो हमने ले लिया प्रोटोप्लास्ट, मींस इसमें प्रोटोप्लास्ट का मतलब है यहाँ पर सेलवाल, ऐसी कोशिका जिसमें सेलवाल नहीं पाई जाती है, मींस कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और ट्रिटिकम ड्यूरम का मतलब इसका हमने ले लिया साइटोप्लास्ट। क्या ले लिया, साइटोप्लास्ट ले लिया, मींस ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा या न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, वह कोशिका आपकी साइटोप्लास्ट कहलाती है। और इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करवा दिया, मींस फ्यूजन करवा दिया। इनके फ्यूजन से हमें क्या प्राप्त होता है, साइब्रिड्स प्राप्त होते हैं। साइब्रिड्स पौधे प्राप्त होते हैं। कैसे, साइब्रिड्स पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रिटिकम एस्टिवम का प्रोटोप्लास्ट लिया, ट्रिटिकम ड्यूरम का हमने साइटोप्लास्ट लिया, इन दोनों के फ्यूजन से हमें साइब्रिड्स प्राप्त होते हैं और इसी प्रोसेस को हम साइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइब्रिड्स प्राप्त होने की क्रिया ही आपकी साइब्रिडाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, साइब्रिडाइजेशन कहलाती है। ठीक है, तो देखिए साइब्रिडाइजेशन आप समझ गए होंगे, जैसे कि हमने आपको बताया कि साइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक का प्रोटोप्लास्ट ले लिया और दूसरे का हमने साइटोप्लास्ट ले लिया। और देखिए समझ लीजिए, पूछा जा सकता है कि प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं, तो ऐसी कोशिका जिसमें सेलवाल नहीं पाई जाती है तो वह आपका प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। और साइटोप्लास्ट ऐसी कोशिका जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, साइटोप्लास्ट कहलाती है। ठीक है, तो
तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। साइब्रिडाइजेशन आप समझ गए होंगे। साइब्रिडाइजेशन क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट किसी पादप स्पीसीज के में से किसी एक का प्रोटोप्लास्ट और किसी एक का साइटोप्लास्ट का यूज करके जब हम फ्यूजन करवाते हैं तो हमें साइब्रिड्स प्राप्त होते हैं, और साइब्रिड्स प्राप्त करने की क्रिया आपकी साइब्रिडाइजेशन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये चीज आपकी लगभग साइब्रिडाइजेशन समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए क्या आता है, एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म, ठीक है। हिंदी में इसे हम जनन द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन द्रव्य, ठीक है। जर्म प्लाज्म, हिंदी में इसे हम जनन द्रव्य कहते हैं। अब देखिए जनन द्रव्य क्या होता है, मींस जब हमारे पास कोई एक स्पीसीज है या उस स्पीसीज से रिलेटेड जितनी भी आपकी स्पीसीज होती हैं, ठीक है, उसमें जितने भी जीन उपस्थित होते हैं, जितने भी जीन उपस्थित होते हैं वह आपके जर्मप्लाज्म कहलाते हैं। समझ गए? यानी कि माना कि आपका ट्रिटिकम एस्टिवम है, इसमें आपके जितने भी जीन उपस्थित होंगे, जीन जितने भी आपके प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जितने जीन आपके प्रेजेंट होंगे वही आपका जर्मप्लाज्म कहलाएगा, जनन द्रव्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जर्मप्लाज्म या जनन द्रव्य कहलाएगा। ठीक है, तो यही बात है आपकी जर्मप्लाज्म की। अब देखिए इस समय क्या हो रहा है, ज्यादा लंबे समय तक किसी चीज को प्रिजर्व करके रखना, जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा नई नई चीजों के जर्मप्लाज्म को हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। कहां पर? लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज आती है आपकी, इसी से रिलेटेड एक चीज आती है क्रायो प्रिजर्वेशन। देखिए क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? देखिए जर्मप्लाज्म में से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि यदि हमारे पास कोई स्पीसीज है उसमें जितने भी जीन उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, क्या उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको आंसर लगाना होगा जर्मप्लाज्म या जनन द्रव्य। जैसे आपको हिंदी में पेपर होगा तो उसमें जनन द्रव्य लिखा मिलेगा, और यदि इंग्लिश का पेपर होगा, इंग्लिश वाले पोर्शन को आप कर रहे हैं तो वहां पर आपको जर्मप्लाज्म लिखा मिलेगा। ठीक है, देखिए बात करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन की। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब जैसे कि जब हमें कोई पादप स्पीसीज, जैसे मान लिया कि यहाँ पर हम चीजों को देखिए, लिक्विड एक तो होगा आपका लिक्विड नाइट्रोजन। क्या होगा? एक तो आपका लिक्विड नाइट्रोजन होगा, उस पर लिक्विड नाइट्रोजन में हम जो है लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी पौधे के भाग को, जिसे हम एक्सप्लांट कह सकते हैं, ठीक है, जिसे हम एक्सप्लांट कह सकते हैं, किसी एक्सप्लांट को लंबे समय तक रखना, प्रिजर्व करना ही आपका क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, समझ लीजिए। लिक्विड नाइट्रोजन की बात जहां पर आ जाए, लिक्विड नाइट्रोजन का मतलब होता है तरल नाइट्रोजन। तरल द्रव नाइट्रोजन में जब हम 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम किसी एक्सप्लांट को प्रिजर्व करके रखते हैं तो वही आपका क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। समझ गए? यानी कि जब हम लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लंबे समय तक के लिए किसी पौधे के भाग को या एक्सप्लांट को प्रिजर्व करके या सुरक्षित करके रखते हैं तो वही आपका क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन आप लगभग समझ गए होंगे, हो सकता है आपसे पूछ ले। उसके बाद क्रायोजेंस, इसी से रिलेटेड होते हैं, क्रायोजेंस आते हैं। क्रायोजेंस क्या होते हैं? देखिए क्रायोजेंस मींस ऐसे केमिकल या ऐसे पदार्थ जो हमारे पौधे या पौधे के किसी भाग को, जो कि उसमें लंबे समय तक लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखे जाते हैं, या कह सकते हैं कि क्रायो प्रिजर्वेशन के समय हम जिस प्लांट को रखते हैं उसे किसी लिक्विड नाइट्रोजन के द्वारा कोई हानि ना पहुंचे, कोई क्षति ना पहुंचे, उससे बचाने के लिए हम क्रायोजेंस का प्रयोग करते हैं। और क्रायोजेंस में एक तो आता है आपका DMS, PEO और PEG, ये आपके केमिकल होते हैं। इनका प्रयोग करके इन्हीं को हम क्रायोजेंस कहते हैं। हो सकता है कि आपसे पूछ ले क्रायोजेंस क्या होते हैं, तो क्रायोजेंस मींस ऐसे केमिकल
जो एक्सप्लांट को लिक्विड नाइट्रोजन के द्वारा होने वाली हानि या क्षति से बचाते हैं, क्रायोजेंस कहलाते हैं, क्रायोजेंस कहलाते हैं। देखिए डीएमएस का पूरा नाम डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड होता है। डीएमएस का पूरा नाम डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड होता है, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड होता है। और पीईओ का पूरा नाम पॉलीइथाइलिन ऑक्साइड होता है। क्या होता है? पॉलीइथाइलिन ऑक्साइड होता है। ठीक है, पीईजी हमने आपको बताया पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। इनको किस प्रकार से पूछा जा सकता है? हो सकता है कि आपसे पूछ रहे डीएमएस का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, या डीएमएस एक किस प्रकार का केमिकल है, तो वह आपका एक क्रायोजेंस है, क्रायोजेंस है। पीईजी हो सकता है आपको ना दे, बिकॉज पीईजी केमिकल का प्रयोग हम दो जगह पर बायोकेमिस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। एक तो आपका फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट के लिए किया जाता है और दूसरा आपका क्रायोजेंस के लिए किया जाता है। ठीक है, तो या फिर आपको इस प्रकार से पूछेगा, या दूसरी चीज आपकी क्रायोजेंस के बारे में इस प्रकार से पूछेगा, क्रायोजेंस क्या होते हैं। और ये चीजें आप लगभग समझ गए होंगे। डीएमएस मींस डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड और पॉलीइथाइलिन ऑक्साइड, इस प्रकार से चीजें आप समझ गए होंगे। क्रायोजेंस क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, साइब्रिड्स क्या होते हैं, साइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सोमेटिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और उसके अलावा प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में आप समझ गए होंगे। और याद रखना, ज्यादातर प्रोटोप्लास्ट के बारे में याद रखना ऐसी कोशिका जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, और साइटोप्लास्ट के बारे में याद रखना ऐसी कोशिका जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, साइटोप्लास्ट कहलाते हैं। प्रोटोप्लास्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेंस्टी नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में किया था। इन सभी चीजों को ध्यान रखना। हो सकता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अगले वीडियो में हम आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, तथ्य, फैक्ट्स जो भी होंगे, हम आपके सामने लेकर आएंगे। आपकी हमसे जितनी भी मदद होगी हम आपकी करने के लिए तत्पर हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया मिला हो, समझने में थोड़ी आसानी हुई हो, तो वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर देना। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।